नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और द्वाराहाट विधायक मदन सिंह बिष्ट के स्टिंग की सीबीआई जांच के मामले पर कांग्रेस पार्टी चुटकी लेते हुए नजर आई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का कहना है कि बीजेपी ने करीब 7.5 साल के बाद अपना जिन निकाला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ पत्रकार प्रसून बाजपेयी और अभिसार शर्मा ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में पोस्ट डालकर आशंका जताई कि हर राज्य के बड़े नेता जो लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे और जिनसे बीजेपी को खतरा है, उन सबके खिलाफ बीजेपी अपने तोते का इस्तेमाल करेगी और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यह बात अब सामने आ गई है। साथ ही उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जिसकी दुकान लूटी उस पर डकैती का मुकदमा हो रहा है और लूटने वाले के हाथ में आज तोता है जो लूट का मजा ले रहा है। मैंने कहा ना, समय से जिन निकाला है और जिनका मालिक जो है वो जानता है उसका इस्तेमाल कब करना है। हमारा प्रश्न बीजेपी से केवल इतना है कि आप 7.5 साल तक क्यों सोए रहे। 7.5 साल बाद जब चुनाव आने वाले तब आपको याद आती है इन सब चीजों की। और मुझे लगता है चाहे लैंड जिहाद है, चाहे मदरसे हैं, चाहे मज़ारे हैं, चाहे वो लव जिहाद है, चाहे वो आज सीबीआई का मामला, ये सब चुनाव के सबूत हैं ताकि लोगों की नजर, लोगों का दिलो दिमाग अंकिता मर्डर केस, उसके वीआईपी से, भर्ती घोटालों से, सफेद पोस्ट नेता से और पकड़े गए इनके मंडल अध्यक्ष से लेकर इनके जिला पंचायत सदस्य से लोगों का ध्यान भटका। प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का बयान सामने आया और बीजेपी पर प्रदेश अध्यक्ष ने करारा वार किया है। जोशीमठ पर पिछले कई महीनों से लगातार हो रहे इन्वेस्टिगेशन और जांच रिपोर्ट को पीएमओ से आए अधिकारी, पीएमओ प्रमुख सचिव पीके शर्मा ने तलब किया और राज्य सरकार के अधिकारियों से जोशीमठ को लेकर आगे के प्लान के बारे में फीडबैक भी लिया। वहीं इस पर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया है कि पीएमओ के अधिकारी द्वारा जोशीमठ को लेकर पूरी लेटेस्ट रिपोर्ट बैठक में चर्चा की गई और उन्होंने बताया कि अब तक जोशीमठ को लेकर क्या कुछ काम किए गए हैं और क्या कुछ रणनीति आगे के लिए बनाई जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि पीएमओ सचिव को बताया गया है कि क्या कुछ जोशीमठ में इन्वेस्टिगेशंस किए गए हैं, क्या कुछ डीपीआर तैयार की जा रही है और किस तरह से जोशीमठ में फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। इन सभी विषयों पर पीएमओ से आए अधिकारी को ब्रीफ किया गया, जिस पर बारीकी से रिपोर्ट का अध्ययन किया गया है और केंद्र की तरफ से सभी संभव मदद का आश्वासन दिया। इसमें हमने पूरा स्टेटस रिपोर्ट दिया कि अभी तक क्या क्या हुए हैं, क्या क्या काम किया गया है, क्या इन्वेस्टिगेशन किए गया है, क्या रिपोर्टें आई, क्या डीपीआर बन रहे हैं और कितने फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत। हमने सर को पूरा प्राइस किया है और सर ने उसको बड़े पेशेंटली सुना और उसको फिर अपने निर्देश भी दिए किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से लोगों का कंसल्टेशन करना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, उसके बाद आगे बढ़नी चाहिए। तो सर ने उसके बाद जो काम हुआ उस पर संतुष्टि जताई है और हर संभव सपोर्ट का उन्होंने, नहीं हमारा प्लान है और हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हम प्लान शेयर कर रहे हैं कि ये हमारा प्लान है और इतने हमके लगभग हमें सपोर्ट कीजिए। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बागजाला में वन भूमि पर चल रहे खरीद फरोख्त के मामले में नया खुलासा सामने आया है। यहां शिकायतकर्ता ही वन भूमि की बिक्री का सबसे बड़ा सौदागर बताया जा रहा है, जो कि पिछले लंबे समय से लोगों को वन भूमि औने पौने दामों पर बेचता आ रहा है। मामले का खुलासा एक स्थानीय समाजसेवी ने उसके द्वारा बेची गई जमीन के स्टाम्पों से किया। वहीं इस तरह से 10 रुपए के स्टाम्पों पर वन भूमि बेची और खरीदी जा रही है। उससे पता चलता है कि वन विभाग भी इस काले कारनामे में कहीं ना कहीं तो शामिल है। पट्टे की आड़ में सरकारी आरक्षित वन भूमि पर प्लॉटिंग कर लोगों को मोटी रकम में बेची जा रही है। और जन्म मेरा यहीं का है। हमारे पिताजी कब नाम का पट्टा हमारे पास, तो जिसमें अपने मकान पे, अपनी जमीन पे मकान बना रहा हूँ। तो इसमें रूपराज लक्ष्मी देवी ने तो गलत सूचना देकर
मेरा मकाना काम रुकवा दिया है, और जिसमें कि ये प्लॉटिंग खुद करते हैं, और दोनों ही मैं अभी दोनों ये प्लॉटिंग का काम करते हैं, काफ़ी प्लॉट बेच चुके हैं, और जिसमें कि मैं वो भी दिखा दूंगा। और ये मेरे पास उनके स्टाम्प भी हैं, जिसमें कि रुबराज की फोटो भी है, ये स्टाम्प की। और इनको खुद प्लॉटिंग काम करते हैं, और वन विभाग को गलत सूचना देकर उनको गुमराह करके तो मेरा काम तो रुकवा दिया। हम चाहेंगे कि इनकी भी कार्रवाई हो, तो इनके अट्टे हैं तो इनका भी काम रुके। मंगलौर नगर पालिका एक बार फिर चर्चाओं में है। ऑडिट रिपोर्ट में करोड़ों की अनियमितता सामने आई है। मंगलौर नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ बसपा विधायक हाजी सरवत कसीम अंसारी ने प्रशासन से जांच किए जाने की शिकायत की थी। शिकायत के बाद नगर पालिका में भ्रष्टाचार की जांच में करोड़ों रुपए की धनराशि का गोलमाल किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता याकूब अली ने बसपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस वार्ता कर प्रशासन पर कार्रवाई न किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि नगर पालिका चेयरमैन ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, जिसके बाद मंगलौर विधायक हाजी सरवत कसीम अंसारी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत की थी। एक और जहां धामी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, वहीं नगर पालिका में किए गए भ्रष्टाचार पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अभिनंदन करता हूं और आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं, नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार की जांचें चल रही थी, उन जांचों में भ्रष्टाचार लिप्त पाई गई। नगर पालिका पूरी की पूरी नगर पालिका लिप्त पाई गई। इसका एक जीता जागता उदाहरण ये है, 12 अप्रैल 2023 में ऑडिट रिपोर्ट आई है, जिसमें 2,12,000 रुपए और 15,94,000 रुपए जीएसटी का ये एक्स्ट्रा, मतलब ये फालतू पेमेंट हो चुका है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसकी अभी तक रिकवरी क्यों नहीं की गई? यहाँ मार्च 23 में एक ऑडिट हुआ था। अकाउंटेंट जनरल देहरादून की टीम आई थी, जिसमें 3 ऑडिटर थे। उन्होंने जांच में जो है कूड़े को लेकर जो है एक आपत्ति व्यक्त की थी कि भाई आपने कूड़े को लेकर बिना टेंडर किए आपने उससे लंबे टाइम तक जो है भुगतान कर दिया। उसको लेकर उन्होंने एक आपत्ति की थी, इसका जवाब दिया जा चुका है, और जवाब उसमें शासन से भी जाँच हो चुकी है, उस पर कार्रवाई चल रही है शासन में भी। और जहाँ तक इसमें जीएसटी का मैटर था, जीएसटी के लिए जो है जो संबंधित ठेकेदार है उनको नोटिस निर्गत किया जा रहा है, और इस आपत्ति का जवाब ऑलरेडी दिया जा चुका है। इसमें जो है हमने शिकायत करी, सरकार को शिकायत करी, शासन में शिकायत करी, यहाँ तक के जो है क्या घोटाले साबित हो गए। एक जीएसटी विभाग द्वारा घोटाला 2,12,34,000 रुपए का साबित हो गया। इसमें आज तक सरकार द्वारा, शासन द्वारा कोई वसूली क्यों नहीं की गई? उससे पहले भी मैंने 12/7/2021 को जो है एक जो है मुख्य सचिव जी को जो है शिकायत कराई थी। उसमें 30/11/2022 को संज्ञान लिया गया, जिसमें शहरी विकास निदेशालय द्वारा जांच समिति बनाकर जांच कराई गई, जिसमें नगर पालिका के चेयरमैन पर ये जो है सारे भ्रष्टाचार सिद्ध हो गए, मगर सरकार और शासन द्वारा आज तक कोई कार्रवाई जो है अमल में नहीं लाई गई। आगे बढ़ते हैं। कई सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे अद्भुत पहले सार्थक प्रयास चुकौटिया के लाइब्रेरी से लोगों को भरपूर लाभ दिया गया। बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों का ध्यान भी ये लाइब्रेरी आकर्षित कर रही है। यहां तक कि जो कॉलेज के छात्र देहरादून, दिल्ली आदि से पहाड़ छुट्टियां मनाने आ रहे हैं, वे भी अपना बहुमूल्य समय यहां गुजार रहे हैं। तो वहीं देहरादून से शिक्षा लेने वाली एक छात्रा आजकल लाइब्रेरी में आकर किताबों का ज्ञान अर्जित कर बच्चों को पढ़ा रही है। पुस्तकों से प्रेम करने और अकेले में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए सार्थक प्रयास पुस्तकालय एक वरदान से कम साबित नहीं हो रहा। कोर्ट के आदेशों के बाद सरकारी तालाबों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। बता दें कि जसपुर में भी सरकारी तालाबों से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं आज जसपुर के नादेही गांव में सरकारी तालाब की पैमाइश की गई, जिसमें पता चला कि तालाब की कुछ जमीन पर लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। मामले को लेकर अपर जिलाधिकारी मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे और तालाब की फिर से एक बार नापतोल की गई। अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह ने बताया कि गांव निवासी
विजेंद्र सिंह द्वारा शिकायत की गई थी कि सरकारी तालाब की नपाई गलत की गई है, जिसके बाद गांव वालों और राजस्व विभाग की टीम की मौजूदगी में दोबारा पैमाइश की जा रही है, जिसके बाद अतिक्रमण पाए जाने पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। एक विजेंद्र सिंह हैं, उनके द्वारा शिकायत की गई थी जो तालाब की जो नपाई हो रही है वो गलत की गई है और उसको दोबारा से पैमाइश कर दी जाए। तो इस सिलसिले में यहाँ पे आया हूँ और जो राजस्व की टीम है हमारी, इसमें एसडीएम है, तहसीलदार हैं और गांव वाले भी काफ़ी उपस्थित हैं, उनके सामने मेजरमेंट कर रहे हैं इसका। जो शिकायत करता है उनका जो भूमि है वो मात्र 53 वर्ग मीटर है और जो तालाब है वो 2.5 बीघे के आसपास है। मौके पर तालाब जो 1 बीघा भी नहीं है, तो इससे स्पष्ट है कि कम से कम 1.5 बीघा तालाब जो है उस पर अतिक्रमण है और उसमें जो शिकायत करता है, जो राजस्व रिकॉर्ड है उसके हिसाब से उसका भी घर उसमें आ रहा है। क्योंकि ये तालाब जो है एक सार्वजनिक स्थान है, इसको जो है सभी गांव वालों का उस पर अधिकार होता है, ये उनका प्रयोग करते हैं, इसलिए तालाब जो खुदाई हो रही है ये सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया। महाजनसंपर्क अभियान के समापन पर रुड़की में उत्साह रैली का आयोजन किया गया। 25,000 कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। रुड़की के एक होटल में महाजनसंपर्क अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पहुंचे उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास की गंगा बह रही है। सैकड़ों की संख्या में रोज लोग बीजेपी को अपना रहे हैं। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर उत्साह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 25,000 लोग शामिल होंगे। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि महाजनसंपर्क अभियान 1 महीने से लगातार चला आ रहा है, जिसके समापन पर महारैली का आयोजन किया जा रहा है और इस ऐतिहासिक रैली का संकेत दूर दूर तक जाएगा। देखिए, महासंपर्क अभियान मुझे 1 महीने चल रहा है, उसका महासमापन होना है, तो उसके उपलक्ष्य में महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे सुबोध उनियाल जी को इंचार्ज बनाया गया है उसका। मैं सोचता हूँ कि ऐतिहासिक रैली रुड़की जिले से जाएगी, मैं सोचता हूँ उसका संदेश बहुत दूर दूर तक जाएगा और ये रैली बीजेपी का जो महासंपर्क अभियान है, वहाँ लोगों से मिले हैं और लोगों का जो मन है वो मन बना चुके हैं मोदी की तरफ, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी रैली करेंगे, जिससे कि एक संदेश आएगा और मोदी जी की योजनाओं के बारे में सबको जानकारी मिलेगी। कभी पहले ही नहीं है और एक परिवार को बढ़ा भी कर रहे हैं लगातार। लोग बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। रुड़की में ये जो हमारा महाअभियान चल रहा है जनसंपर्क का, और मोदी जी के कार्यकाल के जो 9 वर्ष पूरे हो गए हैं और बहुत उत्साह उल्लास पूर्वक उत्सव मना रहे हैं, तो 9 तारीख को एक विशाल रैली रुड़की में होगी पूरी लोकसभा की। 25,000 से भी अधिक लोगों की उसमें रहने की संभावना है और उसी के बारे में आज जो प्रदेश से हमारे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी आए हैं और संगठन की ओर से कुलदीप जी प्रदेश उपाध्यक्ष आए हैं, इनके साथ कार्यकर्ताओं की बैठक थी। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। हम लोग अभी हरिद्वार में मीटिंग में गए थे, इससे उत्साह के पीछे कारण है 9 साल के मोदी सरकार के बेमिसाल काम। जिस तरह ये आप देख रहे हैं एक अभियान चल रहा था महीने भर का, उस अभियान का समापन होना है हर लोकसभा सीट में एक जनसभा के माध्यम में। तो जिस रुड़की की जनसभा निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगी। हरिद्वार के कार्यकर्ताओं का उत्साह और रुड़की जिले के कार्यकर्ताओं का उत्साह ये बता रहा है। सुतारगंज में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम प्रभारी निरीक्षक बसंती आर्य ने श्रम परिवर्तन अधिकारी निरीक्षक मीनाक्षी भट्ट, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम के साथ मिलकर संयुक्त रूप से बाल श्रम जागरूकता और चिन्हीकरण को लेकर अभियान चलाया। अभियान में दुकानदारों, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल माल के मालिकों और संचालकों को बाल श्रम को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही बताया गया कि बाल श्रम अपराध है, जिसके तहत जुर्माना, सजा व दोनों का प्रावधान है। अभियान के दौरान सितारगंज क्षेत्र में 5 बच्चों को बाल श्रम करते हुए पाया गया, जिसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने मौके पर परिजनों को बुलाकर उनकी काउंसलिंग की और भविष्य में इस प्रकार से फिर बाल श्रम करते पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई करने के बारे में भी अवगत कराया। और इसमें आज शिक्षा विभाग हो गया और चाइल्ड हेल्पलाइन हो गया, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो गई, श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के साथ हमने जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग द्वारा जो है
संयुक्त रूप में चेकिंग करके इसमें जो है कि जो बाल श्रम है, बाल श्रम के प्रति हमने अभियान चलाया है और जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं जो खतरनाक स्थानों जैसे कारखानों में, होटल, ढाबों में और ये मोबाइल जो ऑटोमोबाइल्स के दुकान में काम कर रहे हैं जिनको उन्हें खतरा है, तो उनमें हमने चिन्हित किया है। इसमें 5 बच्चे हमको आज बाल श्रम करते हुए पाए गए हैं। चाइल्ड लेबर पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। विभाग के विभिन्न क्षेत्रों के लोग इसमें थे, शिक्षा और आपके शिक्षा से थे, श्रम से थे और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की तरफ से थी। मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की तरफ से एज ए सदस्य में पार्टिसिपेट करने के लिए 5 बच्चे अभी रेस्क्यू किए गए हैं जो स्थानीय हैं और उनके गार्जियन ने बच्चों को सीखने के लिए या काम करने को दिया है। उन बच्चों की आयु का निर्धारण कर दिया गया है, बच्चों को उनके गार्जियन को सपोर्ट कर दिया। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर चुके हैं। टिफिन बैठक में पार्टी के सीनियर नेता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और साथ ही लंच भी किया जाएगा। इसी कड़ी में उत्तराखंड के हल्द्वानी में टिफिन बैठक हुई, जिसमें नैनीताल सांसद और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी पहुंचे। अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं को बताया कि टिफिन बैठक के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जा रहा है कि बीजेपी में नेता और कार्यकर्ता के बीच कोई भी फर्क नहीं है। बता दें कि पार्टी देश भर में इस तरह की 4000 टिफिन बैठक करेगी, जो कि 3 घंटे चलेगी। हिंदुस्तान की जो एक पद्धति है हमारी, परिवार भाव, सब लोग खाना बनाते हैं और परिवार के सयाने लोग उनको परोसते हैं, सब बैठते हैं, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हों। तो वैसा ही स्वरूप यहाँ परिवार भाव का आज दिखाई देता है इन टिफिन बैठक में। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं टिफिन बैठक करते हैं। आपको पता होगा जब वो संगठन मंत्री थे और फिर जब मुख्यमंत्री रहे तो बार बार टिफिन बैठकें हुई। ये आदमी को जोड़ता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक दूसरे को जोड़ते रहती है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ। निश्चित तौर पर इन 9 वर्षों के जो कार्यक्रम थे, जिस 9 वर्षों में जो कार्य हुए, उन कार्य को जन जन तक चलाने के लिए 1 माह का कार्यक्रम पार्टी द्वारा चलाया गया, जो कि 30 जून 2023 से प्रारंभ हुआ है और इसी के तहत हमारे विभिन्न कार्यक्रम होने हैं। और इसी के तहत एक पारिवारिक परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से भोजन लेकर आए, सहभोज का यह कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी सभी हमारे परिवार के, भारतीय जनता परिवार से लेकर के जनता के लोग जो हैं वो विभिन्न घरों से अपने खुद ही बना करके विभिन्न प्रकार के मिलेट्स और व्यंजन अपने अपने लेकर आए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार के विधायक मदन कौशिक और तो साथ में संत निपट जाए। आप नेताओं पर सबसे बड़ा लैंड जिहाद करने का आरोप लगाया। करण महारा ने आरोप लगाते हुए कहा कि लैंड जिहाद के नाम पर सरकार के विधायक सबसे बड़ा लैंड जिहाद कर रहे हैं। करण महारा ने विधायक मदन कौशिक को सामने आकर अपना पक्ष रखने की मांग की और साथ ही हाईकोर्ट के सेटिंग्स जैसे इस मामले की जांच कराने की अपील भी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अखाड़ा परिषद के महामंडलेश्वरों ने पीएमओ से शिकायत करते हुए चेतावनी दी है कि अगर इसकी जांच नहीं हुई तो दिल्ली जाकर धरना दिया जाएगा। कौशिक जी के परिवार के लोगों के नाम एड्रेसेस हैं और इस पर रकबे सहित जो जमीनें हैं उनके पूरे कागजात हैं। ये भी हम आपको अभी पीडीएफ के द्वारा भेज रहे हैं। इस पर हमारा ये कहना है कांग्रेस का कि इस पर एक उच्च स्तरीय जांच हो, हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस की जांच करा जाए पूरे प्रकरण की, जो महात्माओं से भी उनकी बातें सुने और इन जमीनों के जो कागजात कचहरी से निकलवाए हैं इन कागजातों की भी जांच फरोख्त हो, कहां से जमीनें उपलब्ध हुई, कितनी इनमें सत्यता है कितनी नहीं है। मैं आपकी बुद्धिमत्ता को धन्यवाद देता हूं। असली बात यही है कि मदन कौशिक जी सांसद के दावेदार बनना चाहते हैं, ठीक है ना, तो साथ में संत निपट जाए, आपस में झगड़ते रहें, संपत्ति के लिए झगड़ते रहें, आश्रमों के लिए झगड़ते रहें, हम आश्रमों में राजनीति करते रहें, तो ये उनका मंसूबा पूरा होना नहीं है। और हमने तो आज सुना है कि मदन कौशिक ने थ्रेट दी है
कि महात्मा हमारा क्या कर लेंगे, विधायक से आगे के, विधायक से तो नीचे कुछ नहीं कर लेंगे। तो मैं उनको ये बता देना चाहे हूं, विधायक से आगे पैदल होते हैं। तो आप अगर पैदल होने की तैयारी करना चाहते हैं तो ठीक है, लड़िए महात्माओं से, महात्माओं के साथ दुर्व्यवहार करिए। लेकिन ये बात समझ लेना मदन कौशिक जी, आप तो कुछ नहीं है। रमेश पोखरियाल निशंक ने 20 आश्रम कब्जा किए थे, मुख्यमंत्री से चली गई थी उनकी। हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। ऐसे में कांग्रेस के विधायक और हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावल, जो कि हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हैं, उन्होंने अपने पिता का साथ देते हुए कहा कि हरीश रावत को लोग हरिद्वार में बहुत पसंद करते हैं। वो हरिद्वार क्षेत्र में लोगों के घरों के अंदर तक हैं, हर व्यक्ति को नाम से पहचानते हैं। ऐसे में हरीश रावत हरिद्वार से एक मजबूत कैंडिडेट हैं। वहीं इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने कहा कि विधायक अनुपमा रावत हरीश रावत को हरिद्वार सीट का प्रत्याशी किस आधार पर कह रही हैं। इससे पहले हरिद्वार की जनता हरीश रावत को कई बार नकार चुकी है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां से जीतने वाला है। हरीश रावत सिर्फ सपने ही देखते रह जाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से हरिद्वार लोकसभा में माननीय हरीश रावत जी, हरक सिंह रावत जी ताल ठोक रहे हैं लोकसभा के आने वाले चुनाव के लिए, और साथ में अनुपमा रावत जी भी कह रही हैं कि मेरे पिताजी ही योग्य प्रत्याशी हैं। वो किस आधार पर कह रही हैं? क्योंकि हरिद्वार की जनता उनको कई बार नकार चुकी है। हरीश रावत जी का हरिद्वार से बहुत गहरा संबंध है, और मैं खुद की अगर बात करूं, मैं हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हूं। जिस तरीके से लोगों का, मैं खुद जब काम करती हूं तो लोग मेरे काम से पहले हरीश रावत जी के काम को याद करते हैं। वो कहते हैं उन्होंने ऐसा काम किया, आप भी ये कार्य करते हो तो बहुत अच्छा। तो हरीश रावत जी का हरिद्वार के लोग किस तरीके से उनसे स्नेह रखते हैं, किस तरीके से लगाव रखते हैं, तो जब जाहिर। देहरादून में चाय बागान की जमीन को बीजेपी कार्यालय बनाने के लिए फर्जी दस्तावेजों पर खरीदने के मामले में दिए गए नोटिस पर तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल ने एडीएम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। वहीं बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि जिस जमीन को लेकर उन्हें व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी किया गया, उसके दस्तावेजों में बिशन सिंह चुफाल प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का नाम शामिल है, जबकि मौजूदा समय में वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जमीन को चाय बागान की जमीन बताया जा रहा है, उसके सभी दस्तावेजों के साथ दाखिल खारिज भी कराया जा चुका है, जबकि एमडीडीए ने इस जमीन पर नक्शा भी पास कर दिया है। बिशन सिंह चौपाल ने कहा कि अगर इस जमीन पर कोई विवाद होता तो एमडीडीए ने नक्शा कैसे पास कर दिया। मुझे पार्टी कार्यालय के लिए एडीएम के प्रशासन के कार्यालय से नोटिस मिला था, तो उस नोटिस का जवाब देने के लिए कल हम पार्टी के हमारे माननीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, हमारे कोषाध्यक्ष और अन्य महामंत्री पदाधिकारी के साथ बैठक हुई। तो उसका नोटिस का उत्तर देने के लिए मैं अभी 11 बजे यहाँ पर था। जो एडीएम के द्वारा प्रशासन की ओर से जो नोटिस मिला वो व्यक्तिगत बिशन सिंह चुफाल सन ऑफ श्री नारायण सिंह चुफाल के नाम से मिला, जबकि रजिस्ट्री हुई है बिशन सिंह चुफाल सन ऑफ नारायण सिंह प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बलबीर रोड, इस नाम से रजिस्ट्री है। तो दाखिल खारिज में भी इसका नाम चला हुआ है। प्राधिकरण की उप सचिव और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के द्वारा अवैध जमीन की खरीद फरोख्त में लिप्त भू माफियाओं और बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं ऋचा सिंह के द्वारा हल्द्वानी के गौजाजाली क्षेत्र में बिना जिला विकास प्राधिकरण की अनुमति के बन रही 2 कॉलोनियों का खुद निरीक्षण कर अवैध पाए जाने पर जमीनों की नपाई कर उसको सील कर दिया। वहीं ऋचा सिंह ने बताया कि दरअसल गोलापार क्षेत्र में हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाना है, जिसके बाद से क्षेत्र की जमीनों को खरीद फरोख्त और रजिस्ट्री के दौरान स्टाम्प शुल्क में चोरी सहित कई प्रकार की अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी, जिस पर उनके द्वारा जमीनों की जांच की जा रही है। देखिए, समय समय पर जहां कहीं भी अवैध रूप से बिना अप्रूव कराए जो कॉलोनी लोग काट रहे हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड को बिना नक्शा पास कराए सेल आउट कर रहे हैं, ऐसे में लगातार हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा भी इसमें आदेशित किया गया है कि कार्रवाई करते रहें। और लोगों के जनहित से भी जुड़ा मामला है, क्योंकि कॉलोनी कटने के बाद अगर अप्रूव नहीं है तो उसके नक्शा पास करने में भी समस्या होती है, क्योंकि सारा स्थान बेचने के बाद ना तो पार्क के लिए जगह बचती है, ना जो माना के लिए
ये कोई स्थान बसता है, तो इसलिए कॉलोनी को अप्रूव कराना आवश्यक है। और इसी के क्रम में आज ये गोजाजाली में 2 कॉलोनियों को चेक किया गया है, जिसमें इनके पास कोई भी नक्शा अप्रूव नहीं है। मौके पर इन्होंने अभी रोड डालकर इसमें अपनी कॉलोनी की शुरुआत कर दी है। तो उत्तराखंड में ड्रग फ्री उत्तराखंड पखवाड़ा मनाया जा रहा है। वहीं डीजीपी की अगुवाई में पुलिस अधिकारियों की अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी ने उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने की शपथ ली। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि उत्तराखंड को हर हाल में ड्रग फ्री बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बैठक में कई स्टेक होल्डर समेत विभागों को भी शामिल किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम धामी के कड़े निर्देश हैं कि ड्रग्स के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया जाए, जिसके लिए पुलिस लगातार काम कर रही है और पुलिस ने सभी सेल्स को मजबूत किया जाएगा ताकि इस अभियान को और मजबूत किया जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि डिमांड को रोकना भी एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए पुलिस का प्रयास लगातार जारी है। जा रहा है और सरकार का भी मानना है कि 2025 तक जो है उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाना है। किस तरीके से सर बैठक रही और क्या कुछ? ये एंटी ड्रग्स पखवाड़ा चल रहा है अभी पूरे देश भर में एंटी ड्रग्स जागरूकता के लिए, और उसी के तहत ये आज हमने सेमिनार किया है, जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया, विभिन्न विभागों को शामिल किया गया, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर वालों को बुलाया, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, सबको बुलाया। उत्तराखंड एसटीएफ ने दिल्ली के अशोकनगर से एलआईसी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल देहरादून में राजेंद्र नगर निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ एक युवक ने पॉलिसी मैच्योरिटी के नाम पर 43 लाख रुपए से ज्यादा की रकम ठग ली, जिसके बाद टीम ने जांच शुरू कर ठगी करने वाले आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 6 मोबाइल, कई सिम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और डीएल के साथ साथ 47,000 रुपए नगद, 2 रजिस्टर और एक चेक बुक भी बरामद की गई है। एक में डिजिटल मीडियम पर उपलब्ध होता है। कई सारी पहले पूर्व में भी इस तरह की कंप्लेंट्स आई थी। कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि पैसे देकर आप डेटा खरीद सकते हैं। तो अभी जो इनसे जानकारी आई है कि एक अलग से टीम बनी हुई है जो कि डेटा मैनेज करती है, जो डेटा अक्वायर करती है। तो इससे जो लीड मिली है उसके आधार पर उन व्यक्तियों को भी पकड़ा जाएगा और उनसे पूछताछ में आगे क्लियर होगा कि उनके पास डेटा कहाँ से है। आगे कार्रवाई की जाएगी, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी और जो भी इन्होंने इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी अटैच की है उसको भी जब्त कराया जाएगा। साथ ही जैसा मैंने बताया कि इनके ऑल ओवर इंडिया के लिंकेजेस निकाले जाएंगे। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।